हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग देखेंगे हमारी विरासत कक्षा 7 का है। ये इतिहास का बुक का है और इसमें हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी और एनसीईआरटी पुस्तकों से कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी। हाँ, बाइलिंगुअल में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसी टेट या टेट स्पेशल है, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, जेटेट हो या कोई भी टेट हो जिसमें आपका एसएसटी से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप लोग को यूज़फुल होगी। जैसे जेसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बेस्ड है, हार्ड लेवल क्वेश्चंस है, इजी भी है, दोनों लेवल के हैं और ये प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट है। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें ये समझिए तो ये डेली क्विज सीरीज है। ठीक है, ये डेली क्विज सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास मिडिवल हिस्ट्री को किस समय अवधि में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्यकालीन इतिहास मिडिवल हिस्ट्री को किस समय अवधि में रखा जाता है। तो यह लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय माना जाता है। तो डेफिनेशन में है कि मेडिवल पीरियड इज द टाइम बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राउंडली 18th to 8th to 18th सेंचुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान शब्द का क्या अर्थ है। सुल्तान शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुल्तान का अर्थ है शक्तिशाली शासक या मुस्लिम राज्य का राजा। डेफिनेशन है, सुल्तान मीन्स ए पावरफुल रूलर ऑफ द हेड ऑफ ए मुस्लिम किंगडम। देखिए फ्रेंड्स, ये वन लाइनर है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ में डेफिनेशन भी मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ में आंसर भी मिलेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। डेफिनेशन है, दिल्ली सुल्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1206 AD बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। 1206 ईस्वी में और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, एकता प्रणाली क्या थी। एकता प्रणाली क्या थी। तो ये एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को जमीन दी जाती थी। एकता सिस्टम वाज ए लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट सिस्टम यूज्ड इन दिल्ली सुल्तान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईश्वर की, इसका आंसर हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से सामाजिक समानता स्थापित करना। क्या है फ्रेंड, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से सामाजिक समानता स्थापित करना। भक्ति मूवमेंट एम्ड एट डिवोशन टू गॉड एंड सोशल इक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल वंश की स्थापना किसने की। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर ने 1526 ईस्वी में की। मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 AD। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर को महान क्यों कहा जाता है। तो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के कारण अकबर को महान कहा जाता है। अकबर इज कॉल्ड ग्रेट ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अकबर इज कॉल्ड ग्रेट ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन भारत में मनसाबदरी क्या थी। तो ये एक, इसका आंसर हो जाएगा, ये एक सैन्य और प्रशासनिक रैंक प्रणाली थी। वंशावधारी सिस्टम वाज ए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रैंकिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सूफीवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सूफीवाद क्या है। देखिए, इसको अगर आप लोग सुनते हैं या पढ़ाई करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, दीपू लर्निंग एकेडमी से, तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगी।
और आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि आपका तैयारी किस प्रकार से है और कितना तक कर चुके हैं। तो ज़रूर इसमें आप लोग टाइम दीजिए और इसको ध्यान से देखिए, आपको फ़ायदा होगी। ठीक है, चाहे इसमें आपका अगर जीके का क्वेश्चन भी हो ना, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होते हैं जो इतिहास से संबंधित होते हैं, इसलिए आपका जनरल नॉलेज के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपके उसके लिए भी आपको यूज़फुल होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, सूफीवाद क्या है? तो ये इस्लाम में आध्यात्मिक और रहस्यवादी परंपरा है। तो ये क्या है, ये इस्लाम में आध्यात्मिक और रहस्यवादी परंपरा है। ठीक है, इसका सूफीज़्म इज द मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी। क्या है, सूफीज़्म इज द मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आध्यात्मिक और रहस्यवादी परंपरा है सूफीवाद। ठीक है, किसका, तो मुस्लिम धर्म का। ठीक है, इस्लामिक का। इतिहास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो इसका क्या क्या स्रोत होता है? तो हम लोग को पता है कि जब भी हम इतिहास के बारे में जानेंगे तो शिलालेख को देखेंगे, जो पत्थर पर लिखा हुआ लेख थे, सिक्का होता है, कॉइन्स, ग्रंथ हो जाता है, महाभारत रामायण स्मारक हो जाता है। ये सारे क्या हैं, रिसोर्स हैं जो इतिहास के स्रोत, इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इंक्लूडेड इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, टेक्स्ट एंड मोनूमेंट्स। ठीक है, अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यानी फिर से इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या है फ्रेंड? तो जो इतिहास में जो बीता हुआ कल का जो घटना है, उस घटनाओं को क्या कहा जाता है, इतिहास। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकाल मेडिवल पीरियड क्या है? तो यह लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी का समय है। मेडिवल पीरियड इज द एरा बिटवीन 8th टू 18th सेंचुरी। ऐसे ही घुमा घुमा के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से हमने भी कोशिश की है कि चलिए थोड़ा घुमा के फिरा के क्वेश्चंस, जवाब तो ही रहता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी तैयारी करेंगे कि हमारी भी तैयारी अच्छे से हो सके। स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सोर्सेस क्या होते हैं? तो इतिहास जानने के साधन जैसे सिक्के, ग्रंथ आदि। तो सोर्सेस आर मटेरियल्स यूज्ड टू स्टडी हिस्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पांडुलिपि क्या है? तो हाथ से लिखी पुरानी पुस्तक। मैन्युस्क्रिप्ट इज ए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, बुर्ज नाम के पत्तों के छाल पर लिखा जाता था। ठीक है, पत्तों पर लिखा जाता, बुर्ज नाम के पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, बुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर लिखा जाता था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अभिलेख क्या होते हैं? तो पत्थर या धातु पर लिखे पुराने लेख होते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन स्टोन और मेटल। क्वेश्चन नंबर 6, नक्शा मैप क्या है? किसी स्थान का चित्रात्मक रूप। ए मैप इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, समाज यानी सोसाइटी क्या है? लोगों का समूह जो साथ रहता है। ठीक, लोगों का समूह जो साथ रहता है। तो सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। संस्कृति क्या है? कल्चर क्या है? तो लोगों की जीवन शैली और परंपराएं क्या है? कल्चर है। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? तो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा है। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लिखित प्रमाण जो इतिहास बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स आर रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इतिहास के बारे में जो बताते हैं, जो लिखित प्रमाणित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसमें नंबर नहीं बैठाई।
मध्यकालीन इतिहास किसके बीच आता है? तो प्राचीन और आधुनिक इतिहास के बीच में, ठीक है। एक भाग प्राचीन का, एक भाग आधुनिक का, जो बीच में रह गया वो मध्यकालीन इतिहास हो गया, ठीक। आधुनिक और भविष्य, जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन और आधुनिक इतिहास। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग वन लाइनर देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। फिर क्वेश्चन, इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? कल्पना, पुरातत्व प्रमाण या फिर कहानियाँ, फिल्में। तो पुरातत्व प्रमाण क्या है? इतिहास का मुख्य स्रोत है। पांडुलिपियाँ किससे लिखी जाती थी? तो हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। कंप्यूटर तो नहीं था ना उस टाइम पे, मशीन भी नहीं था, प्रिंटर भी नहीं था, तो क्या बचा? हाथ। आंसर बी हो गया। अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? तो दीवारों पर, पत्थर पर, या पत्थर व धातु पर, या फिर कागज पर, या किताबों में। तो ये हम लोग को पता है, दीवार पर तो नहीं होगा, कागज पर तो नहीं होगा, उस टाइम पे नहीं था, किताब भी नहीं था। तो आप लोग ऐसे सोच के भी इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक। ऐसे मेरा जवाब पहले ही लिखा हुआ है, फिर भी आप अपना कोशिश कीजिएगा अपने से इसको बनाने के लिए। इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है? इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है? मनोरंजन होता है, समय खराब होता है, कोई नहीं। तो देखिए, एक तो इतिहास पढ़कर कोई मनोरंजन नहीं मिलती है, समय तो खराब होगी नहीं, कोई नहीं, ये वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन ज्ञान हमें जरूर पता चलता है। इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हमें भविष्य में किस प्रकार से रहना है, कौन सी गलती नहीं करना है, कौन सी सही कामों को करना है, तो इन सब बारे में हमें इतिहास से पता चलता है। इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह हमें अतीत की घटनाओं और सभ्यता को समझने में मदद करता है। तो इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह हमें अतीत की घटनाओं और सभ्यताओं को क्या करता है? समझने में मदद करता है। इंग्लिश में है कि हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स एंड सिविलाइजेशन। अब देखेंगे क्वेश्चन, स्रोतों के प्रकार बताएं। तो लिखित, मौखिक और पुरातात्विक स्रोत है। रिटन, ओरल एंड आर्कोलॉजिकल्स। क्या है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में कौन कौन से शासक थे? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक। दिल्ली सुल्तानत और एंड मुगल रूलर्स। नक्शों का उपयोग क्यों किया जाता था? तो नक्शों का उपयोग आज भी करते हैं, किस लिए करते हैं? तो स्थानों को समझने के लिए। तो मैप्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड प्लेसेस। भाषा का महत्व क्या है? तो विचारों को आदान करने के लिए। अगर भाषा नहीं रहेगा तब हम अपने विचार को कैसे एक दूसरे पर आदान प्रदान करेंगे? तो भाषा है तभी तो हम अपने बातों को, भाव को, विचार को दूसरे को आदान प्रदान, दूसरे का विचार लेते हैं, अपना विचार दूसरे को बता पाते हैं। तो लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती है? तो पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती है? पुस्तकालय और संग्रहालय में, फाउंड इन लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स में, ठीक है। फाउंड इन लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स में, ठीक है, पांडुलिपियाँ मिलती है। अब देखेंगे अभिलेख क्या बताते हैं। तो अभिलेख क्या बताते हैं? ऐतिहासिक घटनाएं, इंस्क्रिप्शंस टेल हिस्ट्रिकल इवेंट्स। इतिहास कैसे लिखा जाता है? तो इतिहास प्रमाणों और स्रोतों के आधार पर ही तो लिखा जाता है ना, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड सोर्सेस। अब देखेंगे समाज क्या है? तो लोगों का संगठित समूह होता है। अकेला आदमी थोड़ा ना समाज बनता है, बल्कि एक लोगों का समूह होता है, उसको समाज कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपुल। संस्कृति किसे कहते हैं? तो जीवन शैली और परंपराएं को संस्कृति कहा जाता है। लाइफ स्टाइल्स एंड ट्रेडिशंस। इतिहासकार किन स्रोतों पर भरोसा करते हैं? तो लिखित और पुरातात्विक स्रोतों पर भरोसा करते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषता क्या थी? राजाओं और साम्राज्यों का विकास। इतिहास अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो अतीत को समझना। दस्तावेज क्यों महत्वपूर्ण है? तो वे क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं हमें। नक्शे का महत्व लिखिए। तो स्थानों की हमें जानकारी देता है। ये सारा क्वेश्चन कुछ ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, उसी सबको हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए इसको अच्छा से देखना है, ध्यान से रखना है, दिमाग में रखना है। पांडुलिपियों की सुरक्षा कैसे की जाती है? तो संग्रहालय में रखकर, ठीक है।
इतिहास और भूगोल में अंतर क्या है? तो जो इतिहास और भूगोल है ना, तो इन दोनों में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतिहास और भूगोल में क्या अंतर है? तो इतिहास समय का अध्ययन करता है और भूगोल क्या करता है? स्थान का अंतर करता है, स्थान का ज्ञान देता है। ठीक है, इतिहास क्या करता है? समय का अध्ययन करता है और भूगोल स्थान का। अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, और एक चीज, दोनों के बिना यानी एक दूसरे के बिना इतिहास केवल पढ़ना संभव नहीं है और ना ही भूगोल केवल पढ़ना संभव है। दोनों को मिलाकर ही हम अच्छे से समझ पाएंगे और इससे अच्छा बेनिफिट मिलता है और समझ इसमें ज़्यादा डेवलप होती है। जब हमें समय की पता है, अगर उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता है तो हमको समय से ज़्यादा चीज़ नहीं पता चलेगा। अगर हमें भौगोलिक स्थिति पता है, अगर हमें समय नहीं पता है, तो समय से भौगोलिक स्थिति से हम बहुत कुछ नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए दोनों का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? तो पुरानी इमारतों और स्तंभों पर। समाज के विकास में भाषा की भूमिका क्या है? संचार और विचारों के आदान प्रदान में मदद करें। मध्यकालीन इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? तो सामाजिक विकास समझने के लिए। राज्य यानी किंगडम क्या होता है? तो एक संगठित क्षेत्र जहाँ शासन करता है। ए किंगडम इज ए टेरिटरी रूल्ड बाय ए किंग। टेरिटरी रूल्ड बाय ए किंग। सामंत फ्यूडल लॉर्ड कौन होता है? तो राजा के अधीन भूमि रखने वाला शक्तिशाली व्यक्ति। ए फ्यूडल लॉर्ड इज ए लैंड होल्डिंग इज सबऑर्डिनेट टू द किंग। क्वेश्चन राजस्व रेवेन्यू क्या है? सरकार को दिया जाने वाला कर। ठीक है, टैक्स होता है ना। रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स होता है। रेवेन्यू इज ए टैक्स कलेक्टेड बाय द रूलर। कर यानी टैक्स क्या होता है? जनता द्वारा सरकार को दिया गया धन। टैक्स इज मनी पेड टू द गवर्नमेंट। साम्राज्य यानी एम्पायर क्या है? कई राज्यों का एक बड़ा शासन होता है। एन एम्पायर इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ टेरिटरी अंडर ऑन रूलर। प्रतिहार कौन थे? तो उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राजवंश थे। प्रतिहार्स वेर ए पावरफुल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया। राष्ट्रकूट कौन थे? दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक। राष्ट्रकूट्स वेर रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। पाल वंश कौन थे? पूर्वी भारत का राजवंश। पूर्वी भारत का राजवंश। ठीक है, द पाल डायनेस्टी रूल्ड ईस्टर्न इंडिया। मंदिर निर्माण क्यों महत्वपूर्ण था? धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से। टेम्पल बिल्डिंग वाज इम्पोर्टेंट फॉर रिलीजियस रीजन्स। ठीक है, अब देखेंगे राजवंश क्या होता है। तो राजवंश क्या होता है? एक ही परिवार के शासकों की श्रृंखला होती है। ए डायनेस्टी इज ए लाइन ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली। प्रतिहार वंश कहाँ स्थित है? ये थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कहाँ थे? तो राष्ट्रकूट शासक दक्कन क्षेत्र में थे। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के थे? यानी दक्कन क्षेत्र के थे। पाल वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। राजा को कौन सहायता देता था? सामंत देते थे। मंदिर निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म। कर किसे कहा जाता है? कर किसे दिया जाता है? राजा को। साम्राज्य में कितने राज्य होते हैं? कई सारे, बहुत सारे होते थे ना, बहुत सारे राज्य होते थे। राजवंश किसे कहते हैं? एक परिवार के शासक को। भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन था? राष्ट्रकूट। कर प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण थी? प्रशासन के लिए। सामंत प्रणाली क्या थी? ये भूमि और सैन्य सहायता पर आधारित व्यवस्था थी। इट वॉज ए सिस्टम बेस्ड ऑन लैंड एंड मिलिट्री सपोर्ट। राजवंश कैसे बनता है? जब एक ही परिवार के शासक शासन करते हैं। वेन रूलर्स फ्रॉम द ऑन फैमिली रूल कंटिन्यूसली। मंदिर क्यों बनाए जाते थे? धार्मिक पूजा और सामाजिक केंद्र के लिए। फॉर वर्कशिप एंड सोशल एक्टिविटीज। कर का महत्व क्या है? राज्य के संचालन के लिए धन। रेवेन्यू इज नीडेड टू रन द स्टेट। राष्ट्रकूट की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम।
पाल वंश किस धर्म का समर्थन करता था? तो बौद्ध धर्म, सपोर्टेड बुद्धिज्म। प्रतिहार वंश क्यों प्रसिद्ध था? युद्ध और शक्ति के लिए। किसके लिए? युद्ध और शक्ति के लिए, ठीक है, नॉन फॉर पावर एंड वॉरफेयर। राजा की भूमिका क्या थी? राज्य का शासन चलाना राजा की भूमिका थी। टू गवर्न द किंगडम, सामंत राजा को क्या देते थे? सामंत राजा को सैनिक सहायता देते थे और कर देते थे। मिलिट्री सपोर्ट एंड टैक्सेस, ये सारे थे ना। साम्राज्य क्या दर्शाता है? तो बड़े क्षेत्र पर शासन, रूलर ओवर ए लार्ज टेरिटरी। मध्यकालीन भारत में शक्ति का मुख्य आधार क्या था? भूमि और सैन्य शक्ति। सामंत प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण थी? ये प्रशासन और सेना को मजबूत करती थी। मंदिरों का राजनीतिक महत्व क्या था? वे सत्ता का प्रतीक थे। क्वेश्चन, कर व्यवस्था कैसे काम करती थी? जनता से कर लेकर शासन चलता था। क्वेश्चन, राजवंश कैसे सत्ता बनाए रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध और उत्तराधिकार से। राष्ट्रकूट किस लिए प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा सैन्य शक्ति और विस्तार के लिए। पाल वंश का योगदान क्या था? शिक्षा और बौद्ध धर्म को बढ़ावा के लिए। प्रतिहारों की भूमिका क्या थी? आंसर उत्तर भारत की रक्षा। मध्यकालीन राजनीति की मुख्य विशेषता क्या थी? विकेंद्रित शासन। सामंत प्रणाली का अंतिम प्रभाव क्या था? इसका आंसर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब देखेंगे फिर से दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत क्या थी? 13वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत में मुस्लिम शासकों का शासन। दिल्ली सुल्तानत वाज द रूल मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया 13th to 16th सेंचुरी। सुल्तान कौन होता था? दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च शासक। सुल्तान वाज द सुप्रीम रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान। ममलुक वंश क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, ममलुक वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश। ममलुक डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 4, खिलजी वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शक्तिशाली वंश। खिलजी डायनेस्टी वाज द सेकंड पावरफुल डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का तीसरा प्रमुख वंश। तुगलक डायनेस्टी वाज द थर्ड मेजर डायनेस्टी। एकता प्रणाली क्या थी? एकता प्रणाली क्या थी? क्वेश्चन नंबर 6, एकता प्रणाली भूमि राजस्व व्यवस्था जिसमें अधिकारों को जमीन दी जाती थी। एकता सिस्टम वाज लैंड असाइन्ड टू ऑफिशियल्स। दीवान ए वजारत क्या था? दीवान ए वजारत क्या था? वित्त विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। राजधानी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 9, राजधानी का क्या अर्थ है? तो राज्य का मुख्य शहर। कैपिटल इज द मेन सिटी ऑफ ए किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10, प्रशासन क्या है? राज्य चलाने की व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेशन इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब देखेंगे 11 नंबर का, दिल्ली सल्तनत कब स्थापित हुई? तो 1206। फिर से ऑब्जेक्टिव, पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। एकता प्रणाली किससे संबंधित थी? कर व्यवस्था। बाजार नियंत्रण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए वजारत किस विभाग का नाम है? वित्त ने, वित्त विभाग का, ठीक है। इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन। एकता प्रणाली में क्या दिया जाता था? भूमि। सुल्तान का अर्थ क्या है? राजा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर से वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। ममलुक वंश क्यों महत्वपूर्ण था? यह पहला मुस्लिम राजवंश था, ठीक है। खिलजी वंश की विशेषता क्या थी? सैन्य विस्तार और सुधार के लिए। तुगलक वंश की कमजोरी क्या थी? प्रशासनिक अस्थिरता के लिए। एकता प्रणाली का उद्देश्य क्या था? प्रशासन और कर संग्रह के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सुधार किए? बाजार नियंत्रण प्रणाली। दिल्ली सल्तनत क्यों महत्वपूर्ण है? इसने मध्यकालीन भारत की नींव रखी। राजधानी क्यों महत्वपूर्ण होती है? प्रशासनिक केंद्र के लिए। सुल्तान की शक्ति का आधार क्या था? सेना और करण प्रणाली। प्रशासन कैसे चलता था? विभागों के माध्यम से। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत शासन प्रणाली। ममलुक वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश।
एकता प्रणाली का प्रभाव क्या था? प्रशासन मजबूत हुआ। अलाउद्दीन खिलजी क्यों प्रसिद्ध? आर्थिक सुधारों के लिए। तुगलक वंश का पतन क्यों हुआ? कमजोर प्रशासन के लिए। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? 1526 के बाद मुगल साम्राज्य के साथ। सुल्तान की शक्ति सीमित क्यों थी? सामंतों की शक्ति के कारण। प्रशासन का मुख्य आधार क्या था? भूमि और कर व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्या था? भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव। दिल्ली सल्तनत को ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इसने नई प्रशासनिक प्रणाली शुरू की। मुगल साम्राज्य क्या था? 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत में स्थापित एक विशाल साम्राज्य। बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम में बार बार बनने वाली क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। हुमायूं कौन था? हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र और मुगल शासक। डेफिनेशन: हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर एंड ए मुगल रूलर। अकबर कौन था? मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली क्या थी? सैन्य और प्रशासनिक सैन्य प्रणाली, रैंक प्रणाली। मनसबदारी सिस्टम वाज ए रैंकिंग सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। क्वेश्चन नंबर 46, जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर को जजिया कर देना पड़ता था। जो मुसलमान नहीं थे उनको जजिया कर देना पड़ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, फतेहपुर सीकरी क्या है? अकबर द्वारा बनाई गई राजधानी है। फतेहपुर सीकरी वाज ए मुगल कैपिटल बिल्ड बाय अकबर। शाहजहां कौन था? ताजमहल बनवाने वाला मुगल शासक। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 49, औरंगजेब कौन था? अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। क्वेश्चन नंबर 50, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526। बाबर ने किस युद्ध में जीत हासिल की? पानीपत का पहला युद्ध। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? धार्मिक सहिष्णुता। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिमों पर। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा पर। शाहजहां का मुख्य योगदान क्या था? भवन निर्माण। ठीक है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कैसा हुआ? कमजोर। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर ने। औरंगजेब किसने बनाई? अकबर ने ना। मनसब का अर्थ क्या है? पद। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद। ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1526। किसने की? बाबर ने। अकबर को महान क्यों कहा जाता है? धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के कारण। मनसबदारी प्रणाली क्या थी? सैन्य और प्रशासनिक रैंक व्यवस्था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव रैंकिंग सिस्टम। जजिया कर क्यों लगाया जाता था? राज्य की आय के लिए, फॉर रेवेन्यू। शाहजहां क्यों प्रसिद्ध है? ताजमहल स्थापत्य कला के लिए, फॉर ताजमहल एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। शाहजहां इसलिए प्रसिद्ध है, उन्होंने स्थापत्य कला के लिए उनको प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध माना जाता है। औरंगजेब की नीति कैसी थी? कठोर धार्मिक नीति, स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज। 67 नंबर का क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? आंसर हो जाएगा कमजोर उत्तराधिकारी और विद्रोह, वीक सक्सेसर्स एंड रिबेलियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, फतेहपुर सीकरी क्यों महत्वपूर्ण है? ये अकबर की राजधानी थी, अकबर कैपिटल सिटी। 69 क्वेश्चन, मनसब प्रणाली का उद्देश्य क्या था? प्रशासन और सेना को संगठित करना, टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। क्वेश्चन नंबर 70, मुगल काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत शासन और कला विकास, सेंट्रलाइज्ड रूल एंड आर्ट डेवलपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 71, बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आधुनिक युद्ध तकनीक। क्वेश्चन नंबर 72, अकबर की सबसे बड़ी नीति क्या थी? सुलह एक कुल, सुलह एक कुल। ठीक है, सभी के लिए शांति। क्वेश्चन नंबर 73, मनसबदारी प्रणाली क्यों सफल थी? तो यह सेना और प्रशासन दोनों को नियंत्रित करती थी। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली इसलिए सफल थी क्योंकि यह सेना और प्रशासन दोनों को नियंत्रित करती थी। क्वेश्चन नंबर 74, मुगल स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? भव्य और मिश्रित शैली। क्वेश्चन नंबर 75, औरंगजेब की कमजोरी क्या थी? अत्यधिक कठोर शासन। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, मुगल साम्राज्य का प्रभाव क्या था? भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 77, जजिया कर का सामाजिक प्रभाव क्या था? धार्मिक तनाव बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 78, मुगल प्रशासन का आधार क्या था? मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 79, मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर हुआ? तो आंतरिक संघर्ष और विद्रोह के कारण। क्वेश्चन नंबर 80, मुगल काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? यानी कला, संस्कृति और वास्तुकला के विकास के कारण।
अब देखेंगे आसाम रीजन में। क्वेश्चन नंबर 1 में मुगल साम्राज्य 1526 में स्थापित हुआ और बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई, आंतरिक संघर्ष बढ़ गया। तो ये दोनों सही होगा। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई और आंतरिक संघर्ष बढ़ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, उसने जजिया कर समाप्त किया। तो क्या था, ये दोनों बात सही है। धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और जजिया जो कर था उसको समाप्त किया। तो बहुत करेक्ट है, आर एक्सप्लेनेशन ए। तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एकता प्रणाली भूमि आधारित थी, ये कर संग्रह प्रणाली थी। ये दोनों सही है। मनसाबदारी, क्वेश्चन नंबर 5, मनसाबदारी प्रणाली प्रशासनिक थी, इसमें रैंक दिए जाते थे। सही है, दोनों सही है। और क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास का अध्ययन क्या है। तो अतीत की घटनाएं। मध्यकाल कब था, 8th to 18th सेंचुरी। बाबर किसका संस्थापक था, तो मुगल का साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर की नीति क्या थी, सहिष्णुता। जजिया कर किसने लगाया, औरंगजेब ने। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई, अकबर ने। फिर एकता प्रणाली किससे संबंधित है, भूमि से। मनसब का अर्थ क्या है, पद। एक शासक ने भूमि को अधिकारियों में बांटा और उनसे सेना की सेवा ली, ये कौन सी प्रणाली थी, एकता प्रणाली। देखिए हम लोग इसको वन लाइनर में पढ़े, वन वर्ड में पढ़े। अब देखिए इसको घुमा के पूछा है, एक शासक ने भूमि को अधिकारियों में बांटा और उनसे सेना की सेवा ली, ये कौन सी प्रणाली थी, एकता सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, एक राजा ने सभी धर्मों के लिए समान नीति अपनाई, तो कौन था वो, अकबर की 16 एक कुल नीति। ठीक है। एक साम्राज्य, क्वेश्चन नंबर 18, एक साम्राज्य में रैंक प्रणाली लागू की गई। आंसर क्या हो जाएगा, मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, एक राजा ने नया बाजार नियंत्रण लागू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20, एक युद्ध 1526 में हुआ और भारत में नया साम्राज्य शुरू हुआ। तो ये पानीपत का पहला युद्ध होगा और ये मुगल साम्राज्य का। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लगे आप लोग को ये वीडियो, और इस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोग को सुनने समझने में कैसी हो लगी, आप लोग ज़रूर अपना कमेंट में व्यक्त कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। साथ में आप हमें पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक जो वीडियो आप लोग अपलोड करते हैं वो आप लोग को मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ये वीडियो आप लोग तक नहीं पहुँचेगी, और आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो, इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो कमेंट में तो अपना राय देना ही होगा। और अगर आपको मेरे ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी मैसेज कर सकते हैं 9031233399। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसमें आपको मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है। काफ़ी कम फीस पर है, एकदम आप लोग का समझिए कि जो आप लोग ऐसे ही फालतू का खर्च कर देते हैं उसी फीस पे आप लोग को मिलेगी। और साथ में आपका जो इस नोट्स के द्वारा तैयारी हो जाएगा ना, आपका SST में बहुत ही बेहतर फील होगा और बहुत अच्छे से आपका तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है।